तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी एएसआई सूबेदार स्टेनो भर्ती 2025 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। 2 दिन ही ये एग्जाम चलने वाला है, आज और कल 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, कल सेकेंड शिफ्ट में नहीं है और आज की दोनों शिफ्ट में ये एग्जाम है। तो आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज किसने प्रश्न भेजे हैं। अभिषेक यादव जी ने प्रश्न भेजे हैं। यादव जी का बिल्कुल जलवा है भैया, 76 नंबर इनके आज आए हैं और इससे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल में उनके 80 नंबर थे। ठीक है, और इन्होंने हमारे नोट्स भी लिए थे, अभी उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे और खुद इन्होंने बताया कि सर बहुत फायदा हमको इस जो है नोट्स से मिला है। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। और एक और भाई हैं, वो वर्तमान में पटवारी हैं, नाम बताने को मना किया है लेकिन एग्जाम देने गए थे एएसआई का। भाई वर्दी का कुछ नशा ही ऐसा होता है कि बस वर्दी मिलनी चाहिए, लोग पटवारी की जॉब भी छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है ना भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जीके जीएस एमपी जीके साइंस इन सब के बारे में आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो एनी एर्नॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था, जिसके साथ वह व्यक्तित्व स्मृति की जड़ों, अलगाव और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। इसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था 2022 वाला। 2021 वाला ध्यान रखना, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दोनों आपको याद रखना है क्योंकि नोबेल पुरस्कार से प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे गए थे और आपके एमपी एएसआई में पूछे जा रहे हैं। अब यही लेवल अगर रहेगा आपके एमपी एसआई में भी पूछे जाएंगे, है ना। तो एमपी एसआई के प्रैक्टिस सेट कल से आपके हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो आबकारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एएसआई में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसी को बेस बना करके हम आपके लिए एमपी एसआई का प्रैक्टिस सेट कल से शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये देख सकते हैं, देखिए इन्होंने अभी जो प्रश्न भेजे हैं वो देख लीजिए। इनके पास में हमारे नोट्स भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बहुत फॉलो करता हूँ। 80 नंबर आए, एमपी पुलिस में इनके 80 नंबर आए थे। उसके बाद आज भी इन्होंने प्रश्न भेजे हैं सर, 76 मार्क्स आए हैं और ये परियोजना भेजी है, ठीक है, और तानसेन समारोह के बारे में भेजा है, रीजनिंग पजल, ये बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने भेजे थे जो हम अभी आपको कराने वाले हैं। इसके अलावा एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स इन्होंने लिए थे, ये आप देख सकते हैं। इनके 89 नंबर आए हैं एसटी कैटेगरी से। ठीक है, तो आपके पास में अभी मौका, अगर आपके आगे एग्जाम लगा हुआ जैसे कि एमपी क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक की जो भर्ती आने वाली है, मार्च 2026 में एग्जाम है, इसके नोट्स कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। मात्र 189 रुपए में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या मिलेगा, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एमपी जीके, जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स, ये सब्जेक्ट आपके जो है जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक में आने वाले हैं। तो इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग ये नोट्स लेंगे, इसके साथ में ही आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम एनालिसिस हमने कराया उन सबकी पीडीएफ मिलेगी और एमपी एएसआई की पीडीएफ भी आपको साथ में मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को एमपी एएसआई का आगे एग्जाम देना है, आप सबको पता है कि प्रश्न बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ है, वो मात्र एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ आप अभी 59 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं और एक बार रिपीट करके जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा एमपी एसआई के लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट हैं, फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं, मौका बहुत बढ़िया है, चौका मार लीजिए। मात्र 199 रुपए में एमपी एसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। जिस तरह से सारे प्रश्न अपने जो है नोट्स से ही आ रहे हैं, चाहे वो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एमपी एएसआई हो, एमपी आबकारी हो, उसी तरह से एमपी एसआई में भी सारे प्रश्न अपने नोट्स से ही देखने को मिलेंगे। एमपी एसआई के नोट्स लेने के बाद में अगर आप कहेंगे तो आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के भी कंप्लीट जो आपके एनालिसिस की पीडीएफ है वो सब आपको सेंड कर दी जाएगी, बस आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपको एमपी क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के नोट्स चाहिए तो इसी क्यूआर पर मात्र 189 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। ठीक है, जो भी नोट्स चाहिए उतना पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और एमपी एसआई की कल से जो क्लासेस चालू हो रही हैं उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स प्राप्त होते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के तैयार हो जाइए। एमपी एसआई वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये नोट्स आपको साबित होने वाले हैं।
चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न, मणिखेड़ा बांध ये किस नदी पर है? डैम लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे डैम से, आज भी 2 से 3 प्रश्न डैम से पूछे गए हैं। तो सिंध नदी पर मणिखेड़ा बांध स्थित है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मणिखेड़ा बांध, जिसे अटल सागर बांध भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर बना हुआ एक बड़ा बहुउद्देशीय बांध है, जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो नदी कौन सी होगी? सिंधु नदी हो गई। स्थान क्या है? शिवपुरी के जिले मध्य प्रदेश नरवर के पास में स्थित है। अन्य नाम क्या है? तो अटल सागर बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तो आज हिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों नवपाषाण काल के ही पूछे गए हैं कि मानव ने किस काल में मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना शुरू किया था? ये नवपाषाण काल में शुरू किया था। देखिए, मानव ने नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना शुरू किया था, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व मध्य पूर्व से शुरू हुआ था, जब लोग खाना बदोश जीवन में कृषि आधारित स्थायी जीवन शैली की ओर बढ़े और भंडारण व खाना पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें सबसे पुराने प्रमाण चीन में लगभग 18,000 ईसा पूर्व में मिलते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा नवपाषाण काल में जो है हमको मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना आया था। ठीक है, चलिए बाकी पूरी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दी है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, हमारा यही मेन उद्देश्य है। अगर हम आपको नोट्स दे रहे हैं तो एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी देंगे, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना है ना। नहीं तो जो लोग नोट्स लेंगे उनको तो इसके नोट्स आराम से मिल ही जाएंगे, तो वो भी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखिए, लड़ाई के समय मानव के शरीर में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, एमपी पुलिस में भी ये प्रश्न एग्जैक्टली ऐसा ही पूछा गया था। देखिए, तो लड़ाई या फिर किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में मानव शरीर से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे लड़ो या भागो हार्मोन यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को खतरे के सामना करने के लिए तैयार करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है, मांसपेशियों को अधिक रक्त व ऑक्सीजन मिलती है। एड्रेनलिन के मुख्य कार्य अगर पूछे जाएं तो देख लेना, हृदय गति को बढ़ाना। ये जो है शरीर की जो हृदय गति होती है उसको तुरंत बढ़ाने के लिए कार्य करता है, तुरंत ऊर्जा देता है, सांसें तेज करता है जिससे कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, और जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे कि दिमाग तक तुरंत जो है रक्त पहुंच सके जल्दी से। पाचन और त्वचा में रक्त प्रवाह कम करना, आवश्यक अंगों की ओर रक्त मोड़ना, यानी कि जिन अंगों को ऐसी स्थिति में रक्त की आवश्यकता होती है सबसे पहले उनको रक्त ये प्रोवाइड कराता है, बाकी जगह जाकर के रक्त को रोक देता है। ठीक है, ये एड्रेनलिन हार्मोन्स के प्रमुख कार्य होते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। चलिए अगला पूछा है, ताप्ती नदी ये किस सागर में जाकर के मिलती है? इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको हमने समझाया था। अमरकंटक जब भी पढ़ाते हैं तब तब बताते हैं। अमरकंटक यहाँ से नर्मदा निकलती है, ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। यहीं से मुल्ताई से कौन निकलती है? छिंदवाड़ा के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है, दोनों समानांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। आज यही प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अंततः अरब सागर में मिलती है, विशेष रूप से गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये जाकर के गिरती है। यह भारत की कुछ प्रमुख नदियों में से हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और माही और आपकी ताप्ती, ये तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य बिंदु ध्यान रखना, मिलने का स्थान खंबात की खाड़ी अरब सागर है। बहाव की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर ताप्ती नदी बहती है। किन राज्यों से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों से होकर के बहती है। उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से, ध्यान रखना छिंदवाड़ा से नहीं है, बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली शिफ्ट में आपसे नर्मदा के बारे में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। आइए इस टिहरी बांध के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखो, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे स्वामी रामतीर्थी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नदियां कौन सी हैं? भागीरथी और भिलांगना, ये 2 नदियां हैं जिसके संगम पर यह बना है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कबीर सम्मान पहली बार कब दिया गया था? 1986-87 में कबीर सम्मान पहली बार दिया गया था। देखिए, कबीर सम्मान पहली बार 86-87 में दिया गया था और इसे साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। इस सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कवि गोपाल कृष्ण अडिग हैं, याद रखिएगा। अगला, अलाउद्दीन खान समारोह के बारे में पूछा गया था। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर इंदौर घराने से अलाउद्दीन संबंधित है, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। चलिए अलाउद्दीन खान समारोह के बारे में आपको बता देते हैं। तो अलाउद्दीन खान समारोह उस्ताद अलाउद्दीन खान की संगीत विरासत को सम्मान देने और भारतीय शास्त्रीय संगीत खासकर मैहर घराने की परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा गया था कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस घराने से संबंधित है, ऑप्शन में इंदौर घराना दिया हुआ होगा, किराना घराना दिया होगा और मैहर घराना दिया होगा, तो याद रखना मैहर घराने से संबंधित है। ठीक है, जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है, नई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित करता है। यह समारोह मध्य प्रदेश के मैहर सतना जिले में आयोजित होता है। इसमें देश विदेश के शास्त्रीय संगीतकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। तो ध्यान रखना, सतना में इसका आयोजन किया जाता है। यह प्रश्न भी आपका एमपी पुलिस में पूछा गया था।
अगला, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पर आकर के मिलती हैं? तो अमरकंटक पर आकर के मिलती है। बहुत प्रश्न सीधे-सीधे रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जो हमने एनालिसिस करवाया है, उन सब की पीडीएफ आपको ज़रूर पढ़ कर के जाना है, ठीक है? देखिए, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला अमरकंटक के पास मिलती है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित एक अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर है। बताया था आपको, यहाँ से नर्मदा निकलती है, सोन और महानदी जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। यह मैकाल पहाड़ियों का हिस्सा है, जो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु, ठीक है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल यहीं अमरकंटक के पास में आकर के मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इसी अमरकंटक से नर्मदा निकलेगी, सोन निकलेगी और महानदी, ठीक है? ये तीनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। चलिए, तो मुख्य बिंदु हो गया, यानी कि स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश हो गया। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं का मिलन बिंदु है। महत्व क्या है? यहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी जैसी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं और मैकाल श्रेणी का यह हिस्सा है। चलिए, करंट अफेयर से पूछा गया 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये बिहार में आयोजित किया गया था। चलिए, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम यानी कि KIYG का आयोजन मुख्य रूप से बिहार राज्य में किया गया था, जिसमें पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर जैसे शहर शामिल थे, जबकि जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग जैसे कुछ नए इवेंट जो है इसमें आयोजित किए गए थे। महाराष्ट्र ने कुल पदकों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ध्यान रखना, अभी जो 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। मेजबान बिहार, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में आयोजित किया गया। जो अतिरिक्त कुछ इवेंट थे, जैसे कि जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। शुभंकर, ध्यान रखना, गजसिम्हा या इसका शुभंकर रहा है और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पदक जीत करके पहले स्थान पर रहा है। अगला, दिल्ली में किन अफगान शासकों ने सबसे पहले शासन किया था? तो खिलजी वंश के शासकों ने सबसे पहले अफगान थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश, टाइमिंग देखिए, 1290 से 1320 के अफगान शासकों ने शासन किया, जिसमें मुख्य संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है? जिनके बाद उनके बेटे मुबारक शाह खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आए और ये सभी जो है वो अफगान मूल के थे। तो पूछा गया पहला अफगान शासक कौन था जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो वो थे खिलजी वंश। संस्थापक ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी। नंबर 13, सबसे पहले कृषि किस काल में प्रारंभ हुई? ये दोनों प्रश्न पूछे गए, दोनों का आंसर नवपाषाण काल था। कृषि की शुरुआत मुख्य रूप से नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड में हुई, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व यानी 11,000 साल पहले शुरू हुआ था, जब मानव ने पौधों को उगाना और पशुओं को पालना शुरू किया, जिससे स्थायी बस्तियों और सभ्यताओं का विकास हुआ। यह नियोलिथिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, नवपाषाण काल में ही हमने कृषि शुरू किया, नवपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तन का उपयोग शुरू किया था। अगला पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजाया गया है, जिसे हेनरी मोजले ने आधार बनाया, क्योंकि यह तत्वों के रासायनिक गुणों का मूल निर्धारक है और परमाणु भार से अधिक सटीक है। इससे पहले जो आवर्त सारणी बनाई गई थी वो परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी, जो कहीं न कहीं जाकर के फ्लॉप हो जाती थी। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी मोजले महोदय ने बनाई और परमाणु क्रमांक को जो है इसका आधार बनाया, जो कि हर तरफ जो है सक्सेस हुआ था। तो ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है? ये भी आपका एमपी पुलिस की जो 40 दिन एग्जाम चला है और हर दिन का एग्जाम एनालिसिस हमने कराया है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला, तानसेन समारोह का आयोजन कौन करवाता है? स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, आइए देख लेते हैं। तो तानसेन समारोह का आयोजन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी के माध्यम से ग्वालियर में महान संगीतकार तानसेन की जो समाधि है के पास करवाया जाता है, जो हर साल दिसंबर में आयोजित होता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। तो आयोजक संस्था कौन सी हो गई? मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग। स्थल कौन सा है? तो तानसेन की समाधि ग्वालियर के बेहट गांव में आयोजित किया जाता है। हजीरा नामक स्थान आपको ध्यान होगा, ग्वालियर में हम तो गए भी हैं। मोहम्मद गौस साहब का मकबरा है, उसके बगल में ही तानसेन का मकबरा है, ठीक है? उन तानसेन ने खुद कहा था कि हमें हमारे गुरु के पास में ही दफनाना, तो उनको वहाँ पर उनका मकबरा बनाया गया है। कहाँ पर? मोहम्मद गौस के मकबरे के बगल से, ठीक है? चलिए, तो अब आगे बढ़ लेते हैं और चलते हैं गणित की ओर। गणित के कुछ प्रश्न देख लेते हैं और टॉपिक देख लेते हैं। तो गणित में प्रश्न पूछा था, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी की क्षमता ए से दोगुनी है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा? सिंपल पूछा गया था। 12,000 रुपए की धनराशि पर 3% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। उसके बाद ट्रेन की चाल से एक प्रश्न आया था, सेम डिस्टेंस में, मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी। उसके बाद में एक प्रश्न एज से आया था, एक आपका त्रिभुज की त्रियक ऊंचाई से पूछा गया था, एक आपका सर्कल से पूछा गया था। एवरेज से 4 से 5 प्रश्न थे, एक प्रश्न रेशियो का था। टाइम एंड वर्क का एक प्रश्न पूछा गया था। विभाजता के नियम से 2 प्रश्न। एडवांस के 2 से 3 प्रश्न ही पूछे गए, ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं और अवकलन समाकलन वगैरह नहीं आया है, ठीक है? ध्यान रखना। और एमपीएसआई में भी रेयर चांस है कि एक आध 2 प्रश्न ही अवकलन समाकलन से आए, नहीं तो अवकलन समाकलन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? बाकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से भी लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो देखो, रीजनिंग में एक प्रश्न बना था
कैलेंडर से 2 प्रश्न आए थे, क्लॉक नहीं आई थी, डाइस आया था। कोई सामान्य वर्ष अगर सोमवार से शुरू हो रहा है तो अंत उसका किस दिन पर होगा, ये पूछा गया था। 23 मार्च 2021 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया था। उसके अलावा भाई क्लॉक से कोई प्रश्न नहीं आया है। 2 प्रश्न डाइस से पूछे गए थे, ओपन डाइस का प्रश्न आया था। ब्लड रिलेशन का 1 प्रश्न आया था। सेम एड्रेस के 2 प्रश्न लगभग, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न चिन्ह परिवर्तन से आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नए टॉपिक हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं ना, और इनके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों सर्च करना सेम एड्रेस बाई सक्सेस जंक्शन तो मिल जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बाई सक्सेस जंक्शन तो आपको मिल जाएगा। इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी नोट्स के साथ में, ठीक है भाई। चलिए, पेपर फोल्डिंग 1 प्रश्न, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति, ये सारे टॉपिक आज आपके पूछे गए। सिलोग जो आपका साइलॉग है, साइलॉग का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। कुत्ते बिल्ली वाले कोई प्रश्न नहीं आए थे। और आपका कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न थे। फ्लोर पजल का 1 प्रश्न आया था। मानसिक अभिरुचि के 5 से 6 प्रश्न, 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के, 1 प्रश्न आपका डायरेक्शन से पूछा गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक सब्जेक्ट कितने नंबर का आया है, तो मैथ लगभग 15 से 17 नंबर का और सिंपल मैथ आया है। रीजनिंग लगभग 40 नंबर की, कुल मिलाकर के 55 से 58 के समथिंग मैथ रीजनिंग थी। साइंस आपका 10 से 12 नंबर का, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर था। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट से प्राप्त कर लेने हैं। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती देखो आपको कैलेंडर में भले नहीं दिखाई गई है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी भर्ती है, चुनावी मुद्दा है, तो छात्रावास अधीक्षक की 5000 पदों पर भर्ती आएगी ही आएगी। साथ ही साथ में वर्ग 1 की भी भर्ती आएगी, ठीक है। ये दोनों जैसे ही इसका रूल बुक पहुंचेगी तुरंत इनको कैलेंडर में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा के भी नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। जिसका भी एग्जाम हो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। और अब एमपीएसआई के प्रैक्टिस सेट भी इसी जो पेपर आपका चल रहा है इसी के आधार पर अब एमपीएसआई का प्रैक्टिस सेट हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं। कंप्यूटर वगैरह सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।